हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं जीएसटी की रिविजनरी सीरीज और आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम लोग करेंगे एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों ने अपना टैक्सेशन का रिवीजन शुरू किया था 1 फरवरी से, और ये टैक्सेशन के रिवीजन का शेड्यूल था, ठीक है। और अभी जीएसटी वाला रिवीजन हम लोगों का चल रहा है। टुडे इज 15th ऑफ मार्च और 15th ऑफ मार्च को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई, इस तरह से हमारा रिवीजन यहां पर चल रहा है। चलो सर, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली ये आपको बताता है कि कब माना जाएगा कि सप्लाई हुई है, ठीक है। कब माना जाएगा कि सप्लाई हुई है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आपकी सप्लाई होती है तभी जीएसटी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है, वो सप्लाई है। तो सप्लाई कब हुई है, अगर हमें ये पता चलेगा तभी हम बता पाएंगे कि जीएसटी कब लगाना है, ठीक है। तो गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। फॉरवर्ड चार्ज के लिए अलग है, रिवर्स चार्ज के लिए अलग है, गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है, ठीक है। आओ तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड चार्ज वाला। तो टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन टैक्सेस पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। गुड्स के लिए क्या हो गया, गुड्स के लिए अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ठीक है। या फिर डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब पेमेंट में क्या होगा, या तो एंटरिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटिंग द पेमेंट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर विद रिस्पेक्ट टू दैट सप्लाई। मैं आपको सिंपल भाषा में इसको बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपको क्या करना है, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। हमेशा इतना आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप लोगों को निकालना है तो हमेशा क्या करो, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब डेट ऑफ इनवॉइस में क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस या तो एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट, या फिर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, ठीक है। आखिरी डेट जब इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ रिसीट हम क्या मानेंगे, या तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी है, ठीक है, या तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी है, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट ऑफ रिसीट हो जाएगी। तो अब इसको पढ़ो फिर से, date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required to issue the required under section 31 to issue invoice with respect to the supply, या फिर date on which supplier receives the payment, entering the payment in the books of accounts or crediting of payment in the bank account whichever is earlier with respect to that supply, ठीक है। तो इनवॉइस और रिसीट whichever is earlier। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होती क्या है, ये जो सेक्शन 31 है ना, कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो, इस रूल के हिसाब से अगर मेरे को पेमेंट पहले मिल गया तो सप्लाई मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। लेकिन एक आई थी नोटिफिकेशन नंबर 66, एक आई थी नोटिफिकेशन नंबर 66 बाई 2017। इसने कहा था कि गुड्स के केस में अगर आपको कुछ भी एडवांस मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जब उस एडवांस के अगेंस्ट में आप एक्चुअल सप्लाई दोगे तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल रूल क्या कहता है, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। इस रूल के हिसाब से अगर पेमेंट मेरे को पहले मिल गया, अगर मेरे को पेमेंट पहले मिल गया और मैंने इनवॉइस नहीं जनरेट की या मैंने अभी सप्लाई भी नहीं की, एडवांस मिल गया, तो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए, वो भी कायदे से टैक्सेबल होना चाहिए था। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन नंबर 66 बाई 2017 आई थी जिसने कहा था कि नहीं, अगर गुड्स के केस में आपको एडवांस मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, जब भी आप उसके अगेंस्ट में सप्लाई करोगे तभी आप उसको टाइम ऑफ सप्लाई आपका वही माना जाएगा, ठीक है। तो देखो, in case of supply of goods by a registered person under forward charge, excluding composition supplier, GST is to be paid on outward supply of goods on the date of issue of invoice or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31। ये था नोटिफिकेशन नंबर 66 बाई 2017। ये नोटिफिकेशन आई थी कब, 15 नवंबर 2017 को ये नोटिफिकेशन आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट आया है, यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, एक नई नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 50 बाई 2023, नोटिफिकेशन नंबर 50 बाई 2023। और ये कहती है कि 1 अक्टूबर से अगर आपको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए एडवांस मिल रहा है, अगर आपको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए एडवांस मिल रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस,
ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिए नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए। और हम लोगों को मालूम है ना स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, तो वो भी इसी बार का अमेंडमेंट है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन से हो गए? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो थे ही पहले से, हॉर्स रेसेस, कसिनोस और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 अभी आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं। तो अगर इन 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अगेंस्ट में आपको एडवांस मिल रहा है, तो जिस दिन आपको एडवांस मिला वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बाकी सभी गुड्स के केसेस में अगर आपको एडवांस मिला है तो ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उस वाले एडवांस को आपको इग्नोर करना होगा। लेकिन अगर इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अगेंस्ट में आपको इनवॉइस आपको अगर एडवांस मिल रहा है, तो जिस दिन आपको एडवांस मिला वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो आईसीएआई का स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, सॉरी जो आईसीएआई का स्टैट्यूटरी अपडेट है, उसमें ये वाली नोटिफिकेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर दी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से दिस इज एन अमेंडमेंट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहां पर ये एडवांस मनी रिसीव्ड के टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब आप आईसीएआई का स्टैट्यूटरी अपडेट देखोगे तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला देखोगे तो वहां पर आपको ये वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से ये टाइम ऑफ सप्लाई के थ्रू पढ़ाना चाहिए था, साथ पढ़ाना चाहिए, तो मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई के साथ पढ़ा दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई। अब गुड्स के केस में इनवॉइस कब रेज करनी चाहिए? तो नॉर्मल केसेस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट, वेदर सप्लाई इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, और डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेकिंग अवेलेबल देयरऑफ टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? नॉर्मल केसेस का मतलब क्या हो गया कि मैं कोई सामान आपको बेच रहा हूं, ठीक है, तो अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजना है, तो ऑन और बिफोर, मतलब बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल, या तो रिमूवल के पहले या तो रिमूवल के समय मुझे इनवॉइस बनाकर दे देनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो गुड्स मेरे को आपकी साइट पर पहुंचाकर असेंबल करवाने, जैसे मैं यहां पर हमेशा पेपर फ्राई का एग्जांपल देता हूं कि पेपर फ्राई से जब बेड मंगाया तो वो लकड़ी के पार्ट्स भेज देते हैं और यहां पर अपने बंदे भेजते हैं और यहां पर उसको असेंबल करवाते हैं। तो बेड भी है तो गुड्स, लेकिन उसका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं था, मतलब एज इट इज बना बनाया बेड मूव नहीं हो रहा है, बेड के पार्ट्स मूव हो रहे हैं और यहां पर आकर उसकी असेंबली की जा रही है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, जब असेंबली की गई उस दिन या उससे पहले इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। ठीक, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे पाइपलाइन वाला होता है जहां पर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आते हैं और कंटिन्यूअसली आपको गुड्स का सप्लाई होता रहता है। तो in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each successive statement is issued, or as a case may be each such payment is received। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे गैस की पाइपलाइंस वाला सिस्टम कई सारे शहरों में लगा हुआ है, राइट, तो उसमें क्या हो गया कि बंदा आएगा आपके घर पे, गैस का मीटर लगा हुआ है, उस मीटर से रीडिंग लेगा और उसके बाद उसके बेसिस पर वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो गई, या कि हम ही लोग उसको हर मंथ कुछ लमसम पैसा देते रहे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू वो एडजस्ट होता रहेगा, राइट। तो अगर उसको पेमेंट पहले मिल गया तो वो उसको तब इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए, या अगर उसने अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजा तो जब भी वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा तो उसको इनवॉइस इशू करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखो ये टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस है। ठीक है, जो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स है वो वही है, इनवॉइस अगर टाइमली इशू हो गई या फिर इनवॉइस या फिर रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अगर इनवॉइस आपने टाइमली इशू कर दी तो डेट ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस आपने टाइमली इशू नहीं की तो फिर लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड बाय सेक्शन 31 एज पर सेक्शन 31। तो यहां पर हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं कि लास्ट डेट जब आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए एज पर सेक्शन 31। ठीक, ये हो गया। गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, इसकी इनवॉइस कब इशू होनी चाहिए, इसकी इनवॉइस इशू होनी चाहिए अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच द रेसिपिएंट एक्सेप्टेड। सेल और अप्रूवल बेसिस पर अगर आप गुड्स को सेंड कर रहे हो तो फिर इनवॉइस कब इशू हो जानी चाहिए, जिस दिन उस बंदे ने, जो रेसिपिएंट है, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन गुड्स का रिमूवल हुआ उसके 6 महीने के अंदर उसके 6 महीने तक अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मान लो रेसिपिएंट ने 6 महीने तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो 6 महीने के इमीडिएट अगला दिन जो भी होगा उस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, उस दिन इनवॉइस आपकी इशू हो जानी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस वाज टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस, राइट, और ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में जब गुड्स के बारे में बात आ रही है तो। ठीक है, अब यहां पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे, रिवर्स चार्ज में क्या होगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अब हम लोग आते हैं सर्विसेज पर। ठीक है,
कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगा। अभी तक हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स बात कर रहे थे, तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस के लिए क्या डेट लेगी, या तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो, नहीं तो लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। डेट ऑफ रिसीट हम लोग क्या लेंगे, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या फिर जिस दिन बैंक में पेमेंट आ गया। नॉर्मली नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के हिसाब से जो एडवांस मनी रिसीव होता है गुड्स के केस में, उसको हमें इग्नोर करना होता है। जब एक्चुअल सप्लाई देते हैं तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन नंबर 50/2023 में ये अमेंडमेंट आ गया है। क्या अमेंडमेंट आया है कि अगर आपको एडवांस मनी रिसीव होता है फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, जो 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पहले से थे, कैसीनोज, हॉर्स रेसेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए अगर आपको एडवांस मिलता है तो इनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन व्हिच द एडवांस मनी इज रिसीव्ड। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस? अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर द टाइम, बिफोर रिमूवल। अगर गुड्स सिर्फ आपको असेंबली करवानी है तो फिर क्या हो जाएगा, जिस दिन असेंबल हुआ या तो उस दिन या तो उस दिन से पहले। अगर गुड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो फिर क्या हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में पेमेंट अगर मिल गया तो आप इनवॉइस इशू कर दो, या फिर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब आप इशू कर रहे हो तो आप इनवॉइस को इशू कर दो। और सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल, रिटर्न और अप्रूवल के बेसिस में क्या था कि जब रेसिपिएंट ने गुड्स को एक्सेप्ट किया तब आप इनवॉइस भेज दो, तब आप इनवॉइस को इशू कर दो, या फिर रिमूवल के 6 महीने बाद आप इनवॉइस को इशू कर दो। ठीक है, ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स along with the invoicing provisions for goods as per section 31 under forward charge। ये फॉरवर्ड चार्ज की बात थी। सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो इनवॉइस इशूड विद इन टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। तो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या है सर्विसेज के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो, अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। रिसीट में वही हो जाएगा, या तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी या तो मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गया तो। ठीक है, यहां पर एडवांस मनी रिसीव्ड को हम इग्नोर नहीं करते हैं। यहां पर अगर एडवांस मनी मिल गया तो उसको टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक, अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई तो, अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई तो, गुड्स के केस में क्या था, अगर इनवॉइस टाइमली नहीं इशू होती थी तो हम कहते थे लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। यहां पर क्या है, अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, व्हेन द अबव इवेंट्स आर अनएसरटेनेबल, ना तो इनवॉइस की डेट पता चल पा रही है, ना तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पता चल पा रही है, तो हम देखेंगे कि रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब उन सर्विसेज की रिसीट मेंशन की हुई है। ठीक है, हम देखेंगे कि रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब वो सर्विसेज की रिसीट मेंशन की हुई है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 31 के हिसाब से टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है। देखो, नॉर्मल केसेस में बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मैंने सर्विस का सप्लाई किया, या तो सप्लाई करने से पहले मैं इनवॉइस दे दूं, ठीक है, या फिर डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन मैंने सर्विस को सप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को इनवॉइस दे देनी होती है। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को इनवॉइस दे देनी होती है। हाँ, लेकिन अगर मैं बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं तो सर्विस सप्लाई करने के 45 दिन तक भी मैं इनवॉइस को रेज कर सकता हूं। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो क्या होता है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एसरटेनेबल है तो जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उससे पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आप पता नहीं लगा पा रहे हो तो फिर द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। तो पेमेंट मिलने से पहले या पेमेंट मिलते समय आपको इनवॉइस रेज कर देनी चाहिए। Where the payment is linked to the completion of an event, where the payment is linked to the completion of an event, इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो और मैं आपसे हमारा शुरुआत में अग्रीमेंट है कि हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद आप मेरे को सपोज लेट्स से 500 रुपए दोगे। ठीक है, तो जितना भी हमारी फीस है उसको हमने चैप्टर बाय चैप्टर डिफाइन कर रखा है कि इतने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को इतनी फीस दोगे, इतने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को इतनी फीस दोगे। तो जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा आई हैव टू रेज एन इनवॉइस अकॉर्डिंगली। ठीक है, The invoice shall be issued on or before the date of completion of that event। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज में सर्विसेज वाली चीज समझ में आ गई।
ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में सर्विसेज वाली चीज समझ में आ गई है। अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गई तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुई तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। कंटिन्यूअस, अच्छा बस और तो कुछ नहीं। हाँ, when the above events are not ascertainable, तो फिर हम देखेंगे कि रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिसीट ऑफ सर्विसेज मेंशन कर रखा है, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। नाउ व्हाट आर द टाइम लिमिट्स ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस? नॉर्मल केसेस में सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या फिर प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। बैंक्स वगैरह के लिए 45 दिन का समय यहां पर दिया हुआ है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो हम देखेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट से डेट्स एसर्टेनेबल है। डेट ऑफ पेमेंट क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से एसर्टेन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो डेट ऑफ पेमेंट से पहले या उस दिन को आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। अगर डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो जब पेमेंट मिले तब इनवॉइस को इशू कर दो। या फिर अगर डेट ऑफ पेमेंट लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ सर्टेन इवेंट से, तो जैसे जैसे वो इवेंट्स कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप इनवॉइस इशू करते जाओ। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या हो गया? गुड्स के केस में देखें, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द रेसिपिएंट और द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, अब रिसीट, अब रिवर्स चार्ज में है क्या कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं और मुझे ही जीएसटी पे करना है। ठीक है, अब ऐसे में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन मेरे को गुड्स मिले या तो वो, ठीक है, या जिस दिन मैं गुड्स खरीद रहा हूं ना, तो मैं अब पेमेंट करूंगा। अब पैसा मुझे मिलेगा नहीं, अब मुझे पैसा देना होगा। तो या तो जिस दिन मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट एंटर किया या जिस दिन मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जिस दिन मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में। अभी हम बात करेंगे जिस दिन मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, या तो वो या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मेरे सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दी, उसके 31वें दिन पर टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इनमें से जो भी अर्लीस्ट होगा वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, सर्विसेज में देखें तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द रेसिपिएंट ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब ये जो यहां पर पॉइंट 2 था, यही यहां का पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। यहां 31st डे था और यहां 61st डे आ गया है। ठीक है, यहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज नहीं है, क्योंकि सर्विसेज तो आप थ्रू आउट भी ले सकते हो। ठीक, where the above events are not ascertainable, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply. ठीक, ये तो वही बात है। अब देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये आपका हो जाता है। अगर हम लोग वाउचर्स के बारे में बात करें तो गुड्स और सर्विसेज में वाउचर्स की एक ही बात है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन एकदम सेम है। गुड्स के लिए 12/4 और सर्विसेज के लिए 13/4। तो बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपको जब भी वाउचर मिला और सप्लाई उससे एसर्टेनेबल है, तब तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बाकी केसेस में अगर आपको एक जनरल वाउचर दे दिया, जैसे Amazon गिफ्ट कार्ड इज अ जनरल वाउचर, अब आप उससे Amazon में कुछ भी खरीद सकते हो, राइट? तो जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक, रेजिडुअल केसेस में क्या हुआ? रेजिडुअल केसेस में अगर आप अपना रिटर्न पीरियोडिकली फाइल कर रहे हो तो डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बाकी केसेस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप कुछ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह लगाते हो, तो जब भी ये वाला एक्स्ट्रा पैसा आपको रिसीव होगा, आप सप्लायर हो, तो जब भी ये एक्स्ट्रा पैसा आपको रिसीव होगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी वगैरह, तभी ये टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इतना सा था टाइम ऑफ सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग यहां पर कर सकते हो। एक और बात, टांटाड़ा टांटाड़ा टांटाड़ा, एमसीक्यूज की बुक आ चुकी है। एमसीक्यूज की बुक आ चुकी है। सर ये तो बहुत ही पतली सी बुक है, बट ट्रस्ट मी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर आंसर्स हैं, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए इसके पेज नंबर 5 पे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। जब आप इसके पेज नंबर 5 पे ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी वहां पर मिल जाएगा। सो द एमसीक्यूज बुक इज आउट। ये वाले क्वेश्चंस तो आप नॉर्मल बुक से कर ही सकते हो, बट द एमसीक्यूज बुक फॉर टैक्सेशन एंड फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स इज आउट। उसको भी आप परचेस कर सकते हो। बुक्स परचेस करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।